Welcome, students. In the last 2 weeks, we have done the reading of unit number 1, that is the Savior of Mankind. And in the second week, we have done the question answers. I have given you the clips of the question answers. Hope आप सबने वो सारे याद कर लिए होंगे. अगर नहीं किए तो काइंडली इस चैप्टर के साथ उनको तैयार करना स्टार्ट कर दें. याद कर लें उनको अच्छी तरह और लिख लिख के याद करें बॉयज़. इस चैप्टर का आपने वैसे तो ये बुक स्टडी कर ली होगी. हर चैप्टर के एंड पे कुछ ग्रामेटिकल एक्सरसाइजेज आपको दी गई हैं जो हम हर चैप्टर के साथ साथ एंड पे उनको सॉल्व करेंगे. आज इस वीडियो ये जो वीडियो है ये इसी वजह से ताकि आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो सके और हम टाइम वेस्ट किए बगैर अपना रिक्वायर्ड काम अच्छी तरह तैयार कर लें. अच्छा बॉयज़, आपने यहाँ पर इसकी रीडिंग और सिनोनिम्स बहुत अच्छी तरह तैयार कर लिए होंगे. याद रखिए कि हमने इनके मीनिंग याद नहीं करने, हमने इनके सिनोनिम्स याद करने हैं. अगर सिनोनिम्स क्योंकि हमें एमसीक्यूज़ में पेपर में आते हैं तो हम उनको बहुत अच्छा तैयार करेंगे. अच्छा, ये हो गई पिछले लेक्चर्स की बात. नाउ मूव फॉरवर्ड. तो हमारे पास सबसे पहले आ रहा है यहाँ पे पेज नंबर 7. आपने यहाँ पे सबसे पहले अपनी डेट एंड डे मेंशन करनी है. उसके बाद वोकैबुलरी पार्ट में आ जाना है. यहाँ पे आपके पास है सबसे पहले कंसल्ट अ थिसॉरस एंड फाइंड आउट द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड. अगेन आपको फोकस किया गया है सिनोनिम्स के ऊपर. आपने ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स इस चैप्टर के जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उन सब के अच्छी तरह सिनोनिम्स तैयार कर लेने हैं, याद कर लेने. यहाँ पे अगेन आपको कुछ वर्ड्स दिए गए और आपने इसी तरह जिस तरह मेरी किताब के ऊपर सिनोनिम्स लिखे हुए जो इतने क्लियर नज़र नहीं आ रहे, द रीज़न इज़ कि आप अपने खुद से उनको फाइंड आउट करके तैयार करें और यहाँ पर मेंशन करें और लर्न भी करें साथ साथ उन वर्ड्स के. ये हो जाएगा आपका काम, या आपने अपना खुद से टास्क करना है विदाउट एनी हेल्प. इसमें कोई पेरेंट्स की भी ज़रूरत नहीं, या आप पर्सनली खुद भी काम आराम से डिक्शनरी ओपन करके कर सकते हैं. नेक्स्ट इज टू प्रिडिक्ट द मीनिंग वी हैव टू रीड द कॉन्टेक्स्ट केयरफुली एंड लुक फॉर द सफिक्सेस एंड बेस वर्ड्स. ओके, हियर वी हैव अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज मतलब छोटा सा पोर्शन आपको दिया गया है एंड दैट इज प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस. सो व्हाट आर दीज प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस? आप शायद पहले ही काम कर चुके हैं लेकिन इनके नामों से फेमिलियर नहीं हैं. बॉयज़, जब हम अपने किसी वर्ड के स्टार्ट में कुछ एडिशन वर्ड्स लगाते हैं तो उस वर्ड को बोलते हैं, उनको बोलते हैं प्रीफिक्सेस, के हमने इनके साथ प्रीफिक्सेस अटैच किए. जैसे यहाँ मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे वर्ड ऑनेस्ट दिया है, तो अगर मैं इसके स्टार्ट में डिसऑनेस्ट लगाऊंगी तो ये प्रीफिक्स मैंने इसके अंदर एडिशन किए. लेकिन इसी तरह अगर मैं इस बेस वर्ड के एंड पे एडिशन करती हूँ तो वो चीज़ सफिक्सेस कहलाती हैं. ठीक है, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो जनरल नॉलेज के लिए आपका बहुत अच्छा है. और इंग्लिश क्योंकि इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स के बारे में और उनके जो बुक नेम्स हैं उनके बारे में आपको बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए कि प्रीफिक्सेस क्या होते हैं और सफिक्सेस क्या होते हैं. और यहाँ पर हमारे पास एक एक्सरसाइज दी गई है यहाँ पे छोटी सी, आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं. ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने पहले आपको सारे बेस वर्ड्स दिए. दीज आर ऑल द बेस वर्ड्स, मेन वर्ड्स हैं. और उनके कुछ के आगे आपके हाफ वर्ड्स में जैसे को ऑथर वर्ड हमारा है और उसके साथ वर्ड को ऐड कर दिया है. तो ये चीज़ क्या हो गई, हमने यहाँ पे प्रीफिक्सेस ऐड कर दिए इस बेस वर्ड के साथ. इसी तरह नेसेसरी है तो अननेसेसरी, ये अन क्या है, प्रीफिक्स है. फेयर, अनफेयर, ये अन अगेन हमने लगा दिया, दैट इज प्रीफिक्सेस. अगेन अब कुछ सारी एग्जाम्पल्स को आप नोट डाउन करें और नीचे आ जाएं. अब यहाँ पे वर्ड है काइंडनेस. अब यहाँ हमने क्या किए, नेस का इजाफा किया. इसी तरह केयर, लेस, ये वर्ड्स क्या हैं, ये जो एडिशन है ये इनको बोलते हैं सफिक्सेस. ये उन्होंने आपको ऑलरेडी सॉल्व एक्सरसाइज दिया, आपने जस्ट इसी तरह इसको देखना है, गो थ्रू करना है और खुद से जो प्रीफिक्स हैं उनके आगे पी लिख दें और जो सफिक्सेस हैं उनके आगे एस मेंशन कर दें. एक स्मॉल सी एक्सरसाइज है, इसको एक्सक्यूज मी, इसको आपने इस तरह से सॉल्व कर लेना. मूव टू द नेक्स्ट पेज एंड हेयर अगेन वी हैव द एक्सरसाइज. वो अगेन हमें किस चीज़ की एक्सरसाइज दे रहे हैं, अब यहाँ पर प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस की एडिशन की एक्सरसाइज है. अच्छा, वन नेस,
मैं आपको एक एग्जांपल इसकी करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे उन्होंने कुछ आपको वर्ड्स दिए एंड आपने इनके देखना है कि इनके आगे आगे प्रीफिक्स लग सकता है या सफिक्स लग सकता है इनके साथ, और तो आपने इनको सॉल्व कर लेना है इस तरह से। Now exercise number C, match column A with B to find the exact meaning of the word। यहाँ पर आपके पास प्रैक्टिस के तौर पे आ गई है synonyms की एक्सरसाइज अगेन आपके पास कि आपने इनको देखना है इन वर्ड्स को, और यहाँ मैचिंग कॉलम के साथ यहाँ पे जो वर्ड इनके अंदर मैच होता है उसको इस तरह से आपने अपनी बुक के अंदर भी सॉल्व कर लेना है, ठीक है। उसके बाद है डी एक्सरसाइज, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस। यहाँ पे आपके कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस है, या आपने क्या करना है, अपनी डिक्शनरी अगेन अपने पास रखें, इनके मीनिंग्स फाइंड आउट करें, और इन मीनिंग्स जब पता चल जाए तो इनके साथ इनके रफ रजिस्टर्स पे अपने सेंटेंसेस भी आपने बना लेने हैं, ठीक है। ये आपने मुझे काम करके भेजना है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज अब यहाँ से हमारा बेसिकली जो मेन एडजेक्टिव स्टार्ट हो रहा है। व्हाट इज एन एडजेक्टिव? एन एडजेक्टिव इज अ पार्ट ऑफ अ स्पीच, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच, जो हमारा नाउन के साथ डील करता है। वैसे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब जैसे कि क्योंकि हम सीनियर क्लासेस में आ गए हैं तो यहाँ पर हम लोग इनको बहुत अच्छी तरह डिटेल में करेंगे, ताकि हमें ज़रा सी भी कोई शक या कोई किसी भी किस्म का कोई डाउट ना हो कि एडजेक्टिव्स बोलते किसको हैं। बॉयज, आपने नाउन बहुत पढ़ा है, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। अच्छा, एडजेक्टिव्स आपके नाउन से डील करते हैं। आपके नाउन की क्वालिटी को या क्वांटिटी के बारे में अगर कोई चीज़ बता रही है तो वो चीज़ एडजेक्टिव कहलाती है। ये आपके पास यहाँ पे उन्होंने डेफिनेशन दी है ताकि आप इसको गो थ्रू करें और अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें कि एडजेक्टिव्स होते क्या हैं। अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन टू डिस्क्राइब और पॉइंट आउट अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। आपके पर्सन, प्लेस और थिंग को जो भी चीज़ इन एडिशन एक्सप्लेन कर रही होगी, वो एडिशन वर्ड जो होगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा। टू टेल द नंबर और क्वांटिटी इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल, पोइट, पोइट इज योर नाउन, एंड फेमस पोइट, तो फेमस इज योर एडजेक्टिव। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी एक्सरसाइज है, एमसीक्यूज दिए हुए उन्होंने आपके पास यहाँ पे आपको ऑप्शंस दी हुई हैं और इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है, एंड यू हैव टू टेक द करेक्ट ऑप्शन। आपने इनको पढ़ना है और देखना है अपनी इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एडजेक्टिव्स फाइंड आउट करने के। मैंने यहाँ पे अगर राइटर है तो यहाँ पे फेमस राइटर हो जाएगा। इसी तरह आपने इनको एडजेक्टिव वर्ड्स को यहाँ पे पुट करना है। ओके, अगेन फाइंड आउट 10 एडजेक्टिव्स फ्रॉम द लेसन। ये आपने अपनी रफ रजिस्टर पे एक्सरसाइज करनी है। ये आपने अपना चैप्टर दोबारा से पढ़ना है, रीड आउट करना है, और जितने वर्ड्स आपको लगें कि ये एडजेक्टिव है उनको अंडरलाइन करें और अपने रफ रजिस्टर्स के ऊपर उनकी एक लिस्ट तैयार कर लें कि ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। यूज दीज एडजेक्टिव्स इन सेंटेंसेस, और जब वो एडजेक्टिव्स फाइंड आउट हो जाएं आपके चैप्टर में तो आपने उनका सेकंड पार्ट में क्या करना है कि उन वर्ड्स को सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर देना है, उनसे आपने सेंटेंसेस फॉर्म करने। ठीक है, यहां तक आपको होप समझ आ गई होगी। अब आगे आ जाए कंडीशनल टाइप 1 सेंटेंस। कंडीशनल टाइप सेंटेंसेस हमारे पास 3 तरह से आते हैं। सो आपको टाइम टू टाइम आगे कंडीशनल टाइप 2 और कंडीशनल टाइप 3 सेंटेंसेस भी यहाँ पे देखने में मिलेंगे। सो कंडीशनल टाइप सेंटेंस, कंडीशनल इसके वर्ड से ही पता चल रहा है कि ऐसा जुमला जिसके अंदर कोई शर्त, इनको बोलते हैं शर्तिया जुमले, कोई कंडीशन, कोई ऐसी चीज इसके अंदर मेंशन कर दी जाती है जो फुलफिल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो जो कंडीशनल टाइप 1 है इसमें ये वो सेंटेंसेस है जिसमें ऐसी कंडीशन हो या ऐसी शर्त हो जो फुलफिल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। बस इनको करने के लिए इनका एक स्पेसिफिक फॉर्मेशन होती है, उसको हम लर्न करते हैं, तैयार करते हैं। ठीक है, conditionals of this type tells us that something will happen if a certain condition is fulfilled. The condition may or may not be fulfilled. अब ऐसी कंडीशन वो फुलफिल हो भी सकती है, वो फुलफिल नहीं भी हो सकती। इसकी फॉर्मेशन में क्या है, कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि वो सेंटेंसेस हैं जिसके अंदर इफ का इस्तेमाल होता है आपके पास। ठीक है, और दूसरी बात कि ये 2 सेंटेंसेस बेस्ड होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉमा का इस्तेमाल किया गया कि ये 2 पार्ट्स सेंटेंसेस हैं। एक में आपके पास इफ क्लॉज आएगी, ये जो पूरी क्लॉज है ये इफ से स्टार्ट होगी, और दूसरे में आपके पास दूसरा पार्ट ऑफ द सेंटेंस आएगा जो कंडीशन को शो करेगा।
अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें, और इसकी स्पेसिफिक फॉर्मेशन मैं आपको सॉरी बता देती हूँ कि इफ वाले पार्ट में आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। दिस इज योर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। जो भी आपके पास इफ का पार्ट आएगा उसमें आपके पास फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। और जो कॉमा के बाद वाला जो पार्ट है उसमें आपके पास फ्यूचर टेंस आएगा, विच इज़ विल और शेल, ये दोनों हो सकते हैं आपके पास, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस की एक फॉर्मेशन है कि इफ क्लॉज के अंदर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज कर रहे हैं, एंड द सेकेंड वन इज योर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। जैसे विल विन द कॉम्पिटिशन, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल विन द कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पर हम कंडीशनल टाइप, हमने ये चीज़ों का याद रखना है कि इफ़ वाले पार्ट में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इस्तेमाल करना है, और इफ़ के बाद जो दूसरी क्लॉज है उसके अंदर हमने क्या करना है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को इस्तेमाल करना है। बॉयज़, ये जो दो सेंटेंस, जो दो पार्ट ऑफ सेंटेंस है, ये अपने आप को जगह चेंज भी कर सकता है। तो ये भी हो सकता है कि ये वाला पार्ट स्टार्ट में आए और ये वाला पार्ट एंड पर आए, ठीक है। या यहाँ इफ से ही स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस और दूसरा पार्ट यहाँ पर आए, तो ये अपनी जगह को चेंज कर सकते हैं ये जो क्लॉजेज हैं दोनों। आपके पास नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसी कंडीशनल टाइप 1 से रिलेट करती है। कंप्लीट द सेंटेंसेज, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन बिलो। यहाँ पे आपको कुछ वर्ब्स दिए गए हैं और आपने सेंटेंस को पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग इनमें से अपना वर्ब पुट करना है। इफ आई सी असलम, अगर मैं असलम को देखता, आई विल इन्वाइट हिम टू द डिनर टुमारो, तो मैं उसको कल के डिनर के लिए इन्वाइट करता।